गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज बोर्ड पे एक अलग ही सब्जेक्ट लिखा नजर आ रहा है, फिजिक्स लिखा हुआ है। क्या क्या पढ़ाओगे? देखो, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट हम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता तो जरूर है, और ये बात सबने मानी है। फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, ये नहीं कह रहा कि है डिफिकल्ट, लगती डिफिकल्ट है। एक्चुअली फिजिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल टच होता है, जिसकी वजह से हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स उसके साथ उतना इजीली कोप अप नहीं कर पाते। वहीं अगर आप किसी आईआईटी स्टूडेंट से पूछेंगे तो उसके लिए फिजिक्स एक कंपैरेटिवली इजियर सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली बायो पढ़ते पढ़ते हमारी टेंडेंसी हो जाती है चीज़ों को मेमोराइज करने की रादर दैन उसमें अपना ब्रेन यूज़ करने की। एंड फिजिक्स में ईजिएस्ट चीज़ यही है कि फिजिक्स में आपको मेमोराइज करने से ज़्यादा ध्यान आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स पे देंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, इतने आसानी से। अभी यहाँ पे हम लोग फिजिक्स 20 सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर वीक डलेंगे, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके नीट के एग्जाम में नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस, उस पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। सब वैसे ही फिजिक्स से डरते हैं, उससे ज़्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, फिजिक्स 20 सीरीज। और आज स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। देखो, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस इज। डायमेंशन सबको पता है ना क्या होता है? यूनिट देखते हैं, उनकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, नेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई और इन्हीं से हम लोगों ने डिराइव करी और क्वांटिटीज, जिनको डिराइव्ड क्वांटिटीज बोला, और उनके हम लोग डायमेंशंस सीखते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको आता होगा बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखना कैसे हम इसमें अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। ये कह रहे हैं विच डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो पहले तो ये देख लो कि किसके आइडेंटिकल हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार पहला ही आंसर हो, कभी दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो अगर एक एक चेक करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आइए चेक करते हैं किसके आइडेंटिकल हो सकते हैं। इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स? अगर याद हो फोर्थ चैप्टर, तो उसमें इंपल्स पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसी चीज का चेंज। पैसों का चेंज क्या है? पैसा। मेरी हाइट में चेंज आया, मैं अचानक से लंबा हो गया या छोटा हो गया, तो चेंज किसका हो रहा है? हाइट का। तो हाइट हो या चेंज इन हाइट हो, उनके डायमेंशंस क्या होगा? सेम। तो अगर चेंज इन मोमेंटम है और मोमेंटम है तो इन दोनों का तो डायमेंशंस सेम ही होंगे। आप निकाल भी सकते हो, m इंटू वी, मोमेंटम एंड इंपल्स भी सेम डायमेंशंस रखेगा। अब ये बात करते हैं हम लोग वर्क एंड टॉर्क की, या तीसरे पे आते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की, वैसे तो ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? L, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है mvr। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो m लेंगे। वेलोसिटी इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम, सो lt माइनस 1 क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन। r क्या होता है भाई? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी l। सो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आया आपका ml² t पावर -1। ठीक है सर। आइए प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सबसे इजी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, विच इज फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एनर्जी है भाई। एनर्जी के डायमेंशन वैसे तो सबको याद रहते हैं, पर ना याद हो तो तुरंत डिराइव करो। एनर्जी क्या है? हाफ mv²। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। अबे यार, एनर्जी तो कोई भी हो, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अभी तो पढ़ा था कि चेंज इन हाइट और हाइट कोई फर्क है क्या? इसी तरीके से एनर्जी कोई भी हो, पैसा पैसा ही होगा, चाहे तुम डॉलर्स में गिनो या पाउंड्स में गिनो। तो हाफ mv², m मास है और v lt -1 यहाँ पे भी लिखा था, इसका स्क्वायर कर देंगे, ml² t की पावर -2। तो एनर्जी लिख लिया ml² t की पावर -2 इज इक्वल टू h इंटू न्यू, इट इज t की पावर -1। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। यूनिट ही होता है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम, तो t की पावर -1। t की पावर -1 को काटेंगे, यहां बचेगा t की पावर -1। तो h इज इक्वल टू ml² t की पावर -1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस भी सेम आ चुके हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? देखो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
याद है ना वर्क की डेफिनेशन, 9th क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क क्या है यार, आर क्रॉस एफ। एफ क्या है, फिर से फोर्स, और आर क्या होता है, फिर से डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड फोर्स इनटू डिस्टेंस, भले ही दोनों अलग अलग चीजें हैं, वर्क इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर टॉर्क एज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इनके डायमेंशन सेम आएंगे। क्यों, आप फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां भी फोर्स और लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनका भी डायमेंशन हो गया सेम। अब वैसे एक ही बचा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही डिफरेंट होगा, और होता भी है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस, टॉर्क, वर्क। वर्क क्या होता है, एनर्जी सेव। तो याद करने की जरूरत नहीं है कि बार बार तुम वर्क और टॉर्क के लिए आर निकालो, एफ लगाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स एनर्जी से निकल आएगा ना, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेस टॉर्क which has same dimensions as work which is stored energy, so energy का लग गया यहाँ पे ml square t minus 2, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सबको पता है mr स्क्वायर होता है, फॉर्मूला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या आएगा, m, और r स्क्वायर क्या है, लेंथ का स्क्वायर। r क्या होता है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ml स्क्वायर। ठीक है सर, समझ आया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था। वर्क एंड टॉर्क को मैंने कैसे सेम किया, आपको खाली इतना समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क एंड टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब ये सब भूल जाओ कि आर क्या है, डी क्या है और एफ क्या है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, फोर्स सेम होगा, चाहे वो इसका फोर्स हो या उसका फोर्स हो। फिर वही बात आती है कि फोर्स कैसा भी होगा, डायमेंशंस आर गोइंग टू बी सेम। और आपने फोर्स के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया है किसी भी तरीके के लेंथ के साथ, दिस इज अ लेंथ, दिस इज ऑल्सो अ लेंथ, तो फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ आएंगे डायमेंशंस सेम। खाली एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हमको सॉल्व करना पड़ा था, एंड वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते जनरली लोगों को ये याद हो जाता है कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। इंपल्स एंड मोमेंटम मैंने बताया, ये चेंज इन मोमेंटम है, और ये मोमेंटम और किसी चीज में चेंज डायमेंशंस को फर्क नहीं डालेगा, तो आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है, ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप यहां पे मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर पाए तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड and the result is expressed as nu where u is the unit and n is the numerical value. If it is expressed in various units then, देखो ये कहना ये चाह रहा है, कोई एक लेंथ है या कोई भी एक डायमेंशन है जिसको आपने एक यूनिट सिलेक्ट करके n टाइम्स रख दिया, जैसे मान लो 1 मीटर, और एक बार आप इसको लिखोगे सेंटीमीटर में तो किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी चीज की लंबाई 1 मीटर है और कोई दूसरा इंसान तुम्हें आके बताए कि नहीं उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो क्या तुम उनको एक समझोगे कि अलग समझोगे, एक ही समझोगे, क्योंकि तुम्हें यह बात मालूम है। तो जब हम यूनिट्स को चेंज करते हैं सर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है कि नहीं। अभी हम लोग अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को एक अच्छे एग्जांपल से लेने की कोशिश करें, तो मैं आपको जैसे इंडिया है, हम लोग यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज करते हैं, रुपी। तो 7,500 रुपए, सुनने में कितने ज्यादा लगते हैं नहीं, 7,500 रुपीज, सुनने में कितने, 7,500, ओ माय गॉड। लेकिन अगर इसको तुम यूएस डॉलर्स में चेंज करो, एक यूएस डॉलर वैसे तो 75 से ज्यादा है, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं 75 मान लेता हूं, तो इट इज ओनली इक्वल टू $100। क्यों, तुमने यूनिट चेंज कर दिया, वो रुपीज में था, वो डॉलर में था, वो एक बड़ा यूनिट था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो गई। मीटर एक बड़ा यूनिट है, मीटर इतना गिनते हैं ना, मीटर जनरली, मीटर एक बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर एक बहुत ही छोटा यूनिट है, इसलिए सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऐसे ही बता सकते हो, जो यूनिट छोटा, भाई रुपए छोटा, तो अपने पास पैसे ज्यादा, बोलने को ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब ऐसे 1 मिलियन रुपीज 10 लाख रुपए होते हैं, मतलब अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं, पर 1 मिलियन डॉलर्स, 10 लाख डॉलर बहुत ही ज्यादा है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर आप यूनिट को बढ़ाओगे, यूनिट का साइज बढ़ाओगे, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो वैसे तो हम इससे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि n जो है यूनिट बढ़ाने पर कम होता है,
तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा। सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की पावर -1, और नहीं तो ये एक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते भी हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, या कह सकते हो nu इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड हेंस n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u या u की पावर -1। तो आपका आंसर हो गया 4th। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग का इस्तेमाल करना है एंड सारे क्वेश्चंस आते चले जाएंगे, कोई रटने वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आइए देखिए सबसे फेमस क्वेश्चंस, और लोग कहते हैं वो लेंदी होते हैं ये, और देखते हैं छोटे में कैसे सॉल्व करना है। ये कह रहा है ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर्स, टाइम एंड एक्सेलरेशन, इन्होंने तुम्हारे अचानक से वक्त जज्बात सब बदल दिए। ये कह रहे हैं कि तुमने जो अभी तक मास वास पढ़ा था अब वो फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल यूनिट्स है फोर्स, टाइम एंड एक्सेलरेशन। तो बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का। हाँ, थोड़ी फिजिक्स की जरूरत जरूर पड़ेगी इसको आने के लिए। अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि तुम क्या कर रहे हो, बट अगर बेसिक फॉर्मूलाज भी आपको याद है तो डायमेंशन से आसान चैप्टर कहीं नहीं मिलेगा। देखिए एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? वर्क डन, सेव्ड वर्क डन एनर्जी, या कह सकते हो एनर्जी और वर्क डन का फॉर्मूला सेम है। तो एनर्जी की डायमेंशन याद रखना, फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, डायमेंशन इक्वेट करेंगे खाली यहां पे। तो एनर्जी के डायमेंशंस बराबर होंगे वर्क के डायमेंशन के, या कह सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के। अब फोर्स तो आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। एक्सेलरेशन एंड टाइम, अब आपको किसको लिंक करना है? डिस्प्लेसमेंट को हटा के एक्सेलरेशन एंड टाइम के टर्म्स में लिखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन याद करो, क्या ऐसी इक्वेशन पढ़ रखी है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर? ये क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट। कई बार ut हमारा रेस्ट से स्टार्ट होता था तो ये वैल्यू 0 हो जाती थी, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0, तो आपकी s हाफ at स्क्वायर के बराबर होती थी। तो s इज सेम डायमेंशंस एज हाफ at स्क्वायर। कोई भी चीज जब ऐड होती है, देखो ut के डायमेंशंस और at स्क्वायर के डायमेंशन सेम है। 1/2 इज जस्ट अ नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता सर। तो at स्क्वायर के डायमेंशंस s के डायमेंशंस के सेम होंगे, इतना तो समझ आ रहा है। s एंड at स्क्वायर, तभी दोनों आपस में रिलेट हो पा रहे हैं। तो f इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप? at स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। सो एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, f at स्क्वायर। ढूंढ लो कहां है? f at स्क्वायर। मुझे पता है अभी तक आप इसको एक एक करके सॉल्व करते आ रहे थे कि पहले आप इसको चेक करते फिर इसको, एंड दैट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप चाहते तो वो बिल्कुल कर सकते हो, बट दिस इज अ मोर कन्वीनियंट मेथड। ज्यादा आसान है, थोड़ी सी समझ लगानी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन से लगाओ, एक्सेलरेशन और टाइम को कनेक्ट करना है, तो हाफ at स्क्वायर एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो देखना है 5 सेकंड में, फिर इसको हटा देते हैं। फिजिक्स बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स एनसीईआरटी लिखती है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो लेट्स डू दिस। अपने को पता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो कौन? जो जीरो नहीं। नॉन पागल कौन? जो पागल नहीं है। नॉन समझदार कौन? जो समझदार नहीं है। तो जो नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, तो 2 जीरो है क्या? नहीं। 3 जीरो है क्या? नहीं। तो नॉन जीरो डिजिट्स एंड नंबर्स बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 और इनके बीच का जीरो यानी 5, तो इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बताओ इसमें कोई दिक्कत क्या? ये 0.0003 नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाले पर पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले वाले जो जीरो हैं, पहले सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो डिजिट के पहले के जो जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको हटा के भी तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। मुझे तुम्हें ये समझाने के लिए अगर मैं इतना नहीं लिखना चाहता तो क्या मैं 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 नहीं लिख सकता? इसको लिख सकता हूं ना। तो अगर मैं इसको 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 लिखता हूं तो ये आपको पता है सिग्निफिकेंट नहीं होता, केवल एक सिग्निफिकेंट आया। इसी वजह से
पहले वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। हाँ, इसके बाद अगर कोई जीरो लगा होता दैट वुड हैव बीन कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है सर, यानी अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू कुछ ऐसी होती 0.00030, तो ये दो सिग्निफिकेंट होते। यानी कि डेसिमल के बाद की जब बात होती है तो नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। कब? जब यहां पे भी जीरो होना चाहिए, है ना। मान लीजिए 2.00 होता तो दीज ऑल वुड हैव बीन सिग्निफिकेंट ड्यू टू द रूल कि दो सिग्निफिकेंट या नॉन जीरो के बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है, खैर तुम्हें पता है ये सारे रूल्स। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया इसमें, और इसमें 2 और 1 दो ही हैं, तो इसमें हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 5 1 और 2, 5,1,2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में नहीं आया क्या? अब फिर से देखो, ये तो इजी था कि जो भी नॉन जीरो है कोई भी नंबर लिख दो, तुम 2 लिख दो, इधर 1 लिख दो, ना ये जीरो ना ये जीरो, और बीच में कितने भी जीरो लगा दो, ये सारे डिजिट्स कैसे? सिग्निफिकेंट। अब तुमने लगा दिया 2.003, है कि नहीं। अब दो नॉन जीरो के बीच वाले सारे कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो ये भी क्या होंगे? सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब मान लीजिए सर आपने जीरो लगा दिया यहां पे, जो यहां पे था, तो यहां पे जो ये वाले जीरोज हैं ये किन्हीं भी दो सिग्निफिकेंट के बीच नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से ये भी इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, मतलब किसी भी नॉन जीरो के बीच नहीं आ रहे हैं। सो दीज आर इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। ऐसे यहां पर हुआ था सर, ये चारों इनसिग्निफिकेंट थे, इसको हमने सिग्निफिकेंस दिया था, वरीयता दी थी। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे वायर हैज अ मास this plus minus, radius this plus minus and length this. कह रहा maximum percentage error in the measurement of its density is error का क्वेश्चन। एंड एरर्स हमें पता है ऑलवेज ऐड होंगे, एरर्स को हम हमेशा ऐड करते हैं, चाहे वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, और उसकी जो पावर होती है वो उसके मल्टीप्लिकेशन में आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे फिलहाल ये बात किसकी कर रहा है सर? डेंसिटी के परसेंटेज एरर की। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वायर है तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर एल। भाई वायर क्या होता है? किसका वायर ऐसा है? घर में ऐसा वायर होता है क्या? नहीं। वायर की शक्ल कैसी दिखती है? ऐसे होते हैं वायर्स, है कि नहीं? सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर का वॉल्यूम अपने को पता है, अगर ये रेडियस आर है, ये लेंथ एल है, तो वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एल। तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गई डेंसिटी सर। अब अगर अपने को एरर निकालना है, ये कहते हैं रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? सो ऐसा कुछ आता है कि डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, पहले मास है तो मास ले लेंगे सर, डेल्टा m अपॉन m प्लस पाई हैज नो एरर सर, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई एरर नहीं होता। आर स्क्वायर के टर्म्स में है, आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। मैंने कहा ना जो पावर होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स में आते हैं, आपको मालूम होगी ये चीज। प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, एल सिंगल पावर है तो डेल्टा एल अपॉन एल। एंड चाहे डिवाइड हो, भले इसकी पावर है -2, माइनस को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, m पाई की पावर -1, r की पावर -2, l की पावर -1। इट डजेंट अफेक्ट इट, ये माइनस हो या प्लस हो, जो यहां पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरर, आप अगर इसमें गलती करो और इसमें, तो क्या गलती कम हो जाएगी क्या? मतलब तुमने एक गलती करी हो इस डायरेक्शन में, फिर तुमने एक और उल्टी गलती कर दी, तो क्या तुम्हारी गलतियां कम होती जा रही है? नहीं, गलतियां तुम बढ़ा रहे हो। इसी वजह से एरर क्या होता है? गलती। तो आप गलती कैसी भी करो, गलती गलती होती है, और गलतियां हमेशा ऐड होती हैं। अगर तुम गलत के बाद और गलत करोगे तो गलती बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसीलिए गलत के बाद हमेशा सही करना चाहिए। ठीक है, लाइफ लेसन है फिजिक्स के साथ साथ। देखो, तो ये तो हो गई भाई मैथमेटिकल बातचीत। बाकी अपने को पता है कि परसेंटेज तो सर हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी इसका परसेंटेज निकालना है तो इसके में जितना एरर प्लस 2 टाइम्स इसके में जितना एरर प्लस इसके में जो एरर होगा, परसेंटेज डायरेक्ट ऐड होता है। कि एक्चुअली वही है, पूरे को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा इंटू 100। रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर की तरफ हम बस जा रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम कितने भाई? 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100, मास
में एरर परसेंटेज निकाल लिया, फिर 2 इंटू रेडियस में एरर परसेंटेज निकालिए सर 0.005 अपॉन 0.5 प्लस लेंथ में परसेंटेज एरर निकालेंगे 0.06 अपॉन 6 इंटू 100, यहां पे भी इंटू 100 रहेगा। देखो 100 से किया, ये दो हटे 0.3 आंसर आ गया 1। ये देखो फिर 100 से किया, ये दो हटे 0.5 आंसर 1, लेकिन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, यहां पे आंसर 1 एंड यहां पे देखो 100 से किया, दो हटे 6 अपॉन 6 1, सो 2 + 1 + 1 दैट विल बी 4% आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, कठिन लगता है ये सब? बिल्कुल कठिन नहीं है, पता नहीं क्यों लगता है। आओ फिर से देखो किया क्या है, हमने इतना बोला है कि जो गलतियां हैं सर वो ऐड होंगी, डायरेक्शन कोई भी हो। तो डेंसिटी हमने निकाल ली थी, होगी m/πr²l। अब मास की गलती हो गई Δm/m, रिलेटिव एरर कहते हैं इसको। आर्स में कितनी गलती है भाई Δr/r, लेकिन r² है ना तो ट्वाइस कर देंगे इसको, यानी तुम्हारी गलती दुगनी होगी, जो हो रही थी r में r² में वो गलती दुगनी हो जाएगी, प्लस ΔL/l। ये रूल है कि एक्सपोनेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, तो ये हो जाएगा ΔD/d। इसको तुम पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा ये सब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, परसेंटेज एरर बन जाएगा। सो परसेंटेज एरर इन d इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन m प्लस ट्वाइस परसेंटेज एरर इन r प्लस परसेंटेज एरर इन l। तो चाहते हैं तो आप इन सब के इंडिविजुअल परसेंटेज एरर्स निकाल के उनको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते थे, एंड चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगा बिकॉज आपको वैल्यूज दी थी ना कि परसेंटेजेस दिए थे। जब परसेंटेजेस देगा तो मैं भी यही करूंगा कि डायरेक्ट परसेंटेजेस को ऐड कर दूंगा, बट जब परसेंटेज नहीं दिया है आपको सॉल्व करना है तो सबके अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं फिर उनको ऐड करते हैं, लंबा हो जाता। ये ज्यादा ईजी मेथड है। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है एक परसेंटेज का क्वेश्चन। Can a student measure the distance traversed in free fall of a body initially at rest in a given time? He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percent error in measurement of distance, ये कह रहे हैं percentage in distance is equal to E1 percentage error and percentage error in time are E2. तो ये कह रहा है percentage error in the estimation of g is। अब देखो ये free fall की बात है और इनिशियली रेस्ट पे। अब फिजिक्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है नीट। अब नीट वो क्वेश्चंस नहीं दे रहा है कि आपको डायरेक्टली पूछा बताओ जी की वैल्यू क्या है, 9.8 बताया लो 4 मार्क्स। नहीं भाई, अब वो रिलेट कराएगा। डायरेक्ट एक चैप्टर के क्वेश्चन नीट में आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप एग्जाम दे के आए तो आपने देखा है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस बिल्कुल आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपको पहले वो कोई इक्वेशन लगवाएंगे फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको अपने फिजिक्स की और नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि डायमेंशन में तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी? नहीं, ऐसे क्वेश्चंस देगा जहां पे तुम पहले 1D लगाओगे उसके बाद एरर ऐड करोगे, है कि नहीं? सो बी बक्ड अप, बी प्रिपेयर्ड, आना चाहिए पूरा। देखो फ्री फॉल है और रेस्ट पे है, यानी सीधी सी बात है कि s इज इक्वल टू हाफ GT² की बातचीत है, क्योंकि ut तो सर 0 हो गया इनिशियली एट रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, सो ut इज इक्वल टू 0। इसमें कोई शक है क्या? नहीं भाई मेरे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² होता है कि नहीं होता? होता है। या h लिख सकते हो, हाइट हो तो एक ही बात है। अब वो कह रहा है कि रेस्ट पे है, मान लो चीज को गिराया था, फ्री फॉल हुआ था, मैं इसको पकड़ा हुआ था, अब मैंने इसको ऐसे गिराया तो क्या हुआ? रेस्ट से गिराया ना, 0 थी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, तो ut भी कितना 0 मल्टीप्लाई होगा 0 में, तो ये तो 0 हो गया और बचा हाफ GT²। तुम्हें क्या चाहिए? एस्टिमेशन ऑफ g। तो g कैसे निकालोगे? g इज इक्वल टू 2s/t²। ये हो गई g की वैल्यू निकालना। तो अगर आपने गलती कर दी इसको और इसको नापने में तो g भी आप करेक्ट वैल्यू थोड़ी ना बता पाओगे, कहीं ना कहीं गलती आएगी, और गलती हमेशा ऐड होती है, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो परसेंटेज एरर इन g विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन s प्लस ट्वाइस परसेंटेज एरर इन t। क्यों? क्योंकि t में स्क्वायर का टर्म है, s में स्क्वायर का टर्म नहीं। ये नहीं कि 2s देख के तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना सर। कांस्टेंट में कोई गलती होती है क्या? 3 बताओ इसमें क्या गलती है?
3 कहाँ से तुमने अचानक से बोल दिया, गलती तुम्हारी है, बेवकूफ़ी है। तो जी में 2s है, 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई एरर नहीं है। s सिंगल पावर है तो परसेंटेज ऑफ s, और t में डबल पावर है तो 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ t। ठीक है भाई, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ s में कितनी एरर है, e1 ये लिखा है, और परसेंटेज t है e2, सो प्लस ट्वाइस e2। देखिए सर, e1 प्लस ट्वाइस e2। देखो माइनस वाले टर्म्स तो पॉसिबल ही नहीं है, दो तो तुम ऐसे ही काट दो। क्यों काट दिए, इसलिए क्योंकि गलती सब्ट्रैक्ट कैसे हो रही है, तुमने दोनों में गलती करी है और तुम्हारी गलतियां कम हो रही हैं। यानी तुम एक चीज में गलती करो तो एक गलती, दो चीज में गलती करो तो आधी गलती, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो गलतियां जब तुम ज्यादा चीजों में करोगे तो गलतियां बढ़ेंगी, तो गलती हमेशा बढ़नी चाहिए थी, तो ये दो तो वैसे ही खत्म हो गए। और टी स्क्वायर के टर्म्स में था तो तुम्हें ऐसे ही पता होना चाहिए था कि एक कोई तो 2 के टाइम्स में आएगा ही, तो आंसर ऐसे ही आ रहा था। बट सॉल्व करना भी अपना काम है सर, हम लोगों ने पूरी इक्वेशन लगा के सॉल्व करी, वहां पे हो सकता है आप इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ना लगा पाओ कि ट्वाइस के टर्म्स में है और वो है, बट सॉल्व तो वहां पे भी आप कर पाएंगे ना। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। देखिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, मतलब सेम ऐसा तो नहीं आएगा, बट आपसे हो सकता है किसी चीज की इक्वेशन लगवाए, उसकी ऐसे वैल्यू निकलवाएगा, फिर वो वैल्यू निकलवाने के बाद आपसे वो परसेंटेज एरर्स पूछेगा। जैसे अभी वो डेंसिटी वाला था, आपको मास अपॉन वॉल्यूम निकालना था पाई आर स्क्वायर एल, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला लिखना पड़ा था। अब वो आपको डायरेक्टली नहीं देगा कि रेडियस में ये दादा परसेंटेज एरर कितनी है, 9th क्लास का एग्जाम नहीं है ये। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डिमेंशंस ऑफ मास आर। देखो कैसे करेंगे सर, फोर्स है, वेलोसिटी है और टाइम है, इनको आपने फंडामेंटल यूनिट्स ले लिया है। आपको डायमेंशन किसका बताना है सर, मास का। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आता है ना सबको, ये भी नहीं आता तो वीडियो बंद कर दो और फोन रख दो भाई। F इक्वल टू एम है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मास न्यूटन सेकेंड लॉ का सबसे बेसिक डेरिवेटिव है ये। F इक्वल्स टू एम इंटू ए, आपको क्या चाहिए m, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन सर ए क्या है, एक्सेलरेशन, और आपको क्या दिया है, वेलोसिटी एंड टाइम। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिखना आता है क्या, क्या ये भी नहीं पता, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पता है ना। तो एक्सेलरेशन है, लिख दो v अपॉन टी, तो हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इसके डायमेंशंस वेलोसिटी के, इसके डायमेंशंस टाइम के, सो इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम f। तो सर m आपको चाहिए, तो m के लिए t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, f और v नीचे जाएगा, तो एफ टी अपॉन वी, तो ये हो जाएगा एफ वी की पावर -1t। बताओ यार इसमें कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान क्वेश्चन है, हार्डली 25 to 30 सेकेंड। जो लोग कहते हैं फिजिक्स लेंदी थी एग्जाम में, फिजिक्स लेंदी नहीं थी। आप क्वेश्चंस को जिस तरीके से कर रहे हैं, आपका तरीका लंबा है। कई बार हमें लगता है कि पेपर लंबा है, पर कमी कभी हमारे अंदर भी होती है। एग्जामिनर अगर उस पेपर को ये सोच के बनाता है कि वो 3 घंटे में पूरा होना है, तो आपको उसको 3 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर कर सकता है तो आप उससे जल्दी कर सकते हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन बनाया है, उसके पास पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, पर आप उस क्वेश्चन से लड़ रहे हो और आप थोड़े छोड़ोगे भी, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छोड़ो भाई, तो आपको जल्दी करना चाहिए। तो एग्जामिनर भी उस हिसाब से बनाता है, पर उसको पता है कि आप लंबा मेथड लगाओगे तो आपको टाइम फंसेगा। इसी को तो टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं कि लंबा मेथड क्यों लगाएं, जब हम यूज कर सकते हैं अपनी बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स को डायमेंशंस में, देन व्हाई यू नीड कि तुम एफ करो, फिर उसको वी करो, फिर टी स्क्वायर करो, यहां पे करो, यहां पे करो, एक एक करने का चौथे आंसर में कहो हाँ मैच हो गया, 4.5 मिनट में एक सवाल करो। दिस इज नॉट एट ऑल एफिशिएंट। सिंपल, F इज इक्वल टू एम ए लगाया है, F को माना था, V और T को माना था, बस आपको टर्म्स रिलेट करने हैं जो आपको फंडामेंटली दिए हुए हैं। बोलो समझ आया क्या? फंडामेंटल यूनिट्स आपने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ले रखे थे, मैंने उनको रिलेट करके डायरेक्टली दिखाया, कोई डायमेंशन का यूज करे बिना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये वैसे 11th क्लास के प्रैक्टिकल की चीज़ होती हैं, इसलिए बहुत कम पढ़ाई जाती हैं, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। खैर
हम लोग इस पे आते हैं, देखते हैं कैसे करें। तो कह रहे स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज यूज किया है जिसका लीस्ट काउंट मेरे भाई 0.001 सेंटीमीटर है। यूनिट ध्यान रखना इसमें, 0.001 सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पे, लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। कह रहे मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। जो स्क्रू गॉज, वैसे तुमने स्क्रू गॉज देखा नहीं होगा, बट अगर लैब में कभी देखो तो छोटा सा होता है, स्क्रू जैसा घुमा के उसमें चीज फंसाते हैं, फिर उसके बाद उसका रेडियस चेक करते हैं। तो एक मेन स्केल होता है और एक होता है सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। और क्योंकि आंसर इन सेंटीमीटर्स में दिए हैं तो मैं इसको यहीं पे क्यों ना चेंज कर दूं 0.5 सेंटीमीटर में। भाई 5 mm इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। और कहते हैं जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। 25 डिवीजन है कितने के, रेफरेंस लेवल से ऊपर, किसके, सर्कुलर स्केल के। तो 25 डिवीजन में जो फर्क आएगा क्या हो रहा है, सर्कुलर स्केल का जो सर्कुलर स्केल होता है ना, मुझे पता है तुमने नहीं देखा है इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो, बट समझो, नहीं तो फॉर्मूला भी एंड में लिख दूंगा, उसको याद कर लेना। 25 डिवीजन है और लीस्ट काउंट 0.001 है, यानी एक डिवीजन कम से कम इतना बड़ा है लीस्ट काउंट, समझ रहे हो ना। तो 25 डिवीजन 0.001 है, लीस्ट काउंट यही होता है। तो 25 इंटू 0.001 आ जाएगा 0.025 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी सर्कुलर स्केल से रीडिंग। तो आप इसमें प्लस कर दोगे, प्लस 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और ये कह रहा है कि जो आपने स्क्रू गॉज लिया है उसमें जीरो एरर है -0.4 सेंटीमीटर का। जीरो एरर का मतलब समझते हो, ये गलती तो वो करेगा ही करेगा, ये स्क्रू गॉज की गलती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जीरो एरर मतलब स्क्रू गॉज में कुछ कमी है जिसकी वजह से वो इतनी गलती कर रहा है, तो इतनी वो करेगा, कितनी माइनस, तो वो गलती माइनस कर रहा है यानी वो वैल्यू कम दिखा रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। तो जो वो गलती कम कर रहा है तुम्हें वही गलती ऐड करनी पड़ेगी, तो तुम ऐड कर दोगे जीरो एरर को या फिर 0.004 को सेंटीमीटर, माफी चाहता हूं राइटिंग के लिए, 0.004 है। तो 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, आप इसको ऐड कर लो ऐसे करके, 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर और आंसर हो गया 4th सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ आया होगा। आई गेस नीट 2018 और समथिंग का ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये देख के आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाए। क्यों, 11th में लैब ही नहीं गए, करेंगे कहां से। लैब देखी हो, स्क्रू गॉज हाथ में पकड़ा हो, तो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन कभी गए नहीं है सर, तो क्या बताएं। चलो देखो, गए नहीं हो, मैं सिखाता हूं। देखो भाई, तुम इतना याद रखो कि जो स्क्रू गॉज है उसमें 2 चीजें हैं, एक तो है मेन स्केल और दूसरा है सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल एक रीडिंग बताएगा जिसको तुम बोलोगे MSR, जो होगी एक बड़ी रीडिंग, यानी बड़ी जो मेन रीडिंग आएगी वो MSR होगी। और एक रीडिंग तुम्हें मिलेगी सर्कुलर स्केल से, एक्चुअली उसको CSR नहीं बोलते, पर क्योंकि अपने कन्वीनियंस के लिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूं, तो मान लो कि एक रीडिंग तो तुम्हें मेरी मेन स्केल से, जो मेन रीडिंग है यानी बड़ी, जैसे मान लो कभी कभी बोलते हैं ना, कुछ चीज गिन रहे, टाइम क्या हुआ है, तो 4:32 होता है पर 4:30 बोल देते हैं, तो 2 मिनट, अरे क्या करना। लेकिन कोई परफेक्ट टाइम पूछे तो 4:32 बताओगे ना। तो ऐसे ही ये 4:30 है और ये 2 मिनट थोड़ा रहता है कि अरे ठीक है, ये वही है CSR, जो मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही। तो ये कैसे निकालते हैं सर, ये हम लोग निकालते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन जितने आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन जितने आते हैं, इसमें 25 है, इनटू लीस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग लीस्ट काउंट से, तो अपने को मिलता है क्या, सर्कुलर स्केल रीडिंग। और फाइनल रीडिंग क्या होती है, MSR प्लस CSR। और अगर कोई जीरो एरर है तो भैया वो तो आपको ऐड माइनस करना ही पड़ेगा। जीरो एरर मतलब बिना शुरू किए, जीरो कब होता है, टाइम जीरो, जब कुछ चीज शुरू ही नहीं हुई। तो जीरो एरर यानी तुमने अभी शुरू नहीं किया एक्सपेरिमेंट, एरर पहले ही आ गया, उसको जीरो एरर कहते हैं। यानी वो एरर है किसकी वजह से, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारा स्क्रू गॉज ही घटिया था, पुरानी क्वालिटी का, नया खरीदो, है कि नहीं। एग्जाम में मत लिख के आना नया खरीदो, तुम्हारा स्क्रू गॉज बेकार है, ठीक है। तो समझ में आया, MSR प्लस CSR। देखो CSR कोई चीज नहीं है, ये मैंने अभी इजाद करी है, ठीक, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन इससे सारे आ जाएंगे,
ठीक, मेन स्केल रीडिंग बताओगे, एक सर्कुलर स्केल होता है जो उसके अंदर वाली रीडिंग बताता है। भाई मेन स्केल एक मोटी मोटी रीडिंग बता देगा, मेन रीडिंग, उसके अंदर बारीक रीडिंग चाहिए तो सर्कुलर स्केल की डिविजन्स देखने पड़ते हैं, एलसी यानी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो एरर को देखते हैं एंड परफेक्ट आंसर आता है। करेक्ट डायमीटर पूछा है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट नहीं, तो 0.529 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट डायमीटर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया तुम्हारे मन का क्वेश्चन, कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड और एरर है 1 2 3 4% रिस्पेक्टिवली, क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कह रहे हैं P इज इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD, और ये कह रहे हैं परसेंटेज एरर इन P बताइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, अभी सीखा था परसेंटेज एरर तो सबसे आसान, डायरेक्ट ऐड होते हैं। सो परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू A क्यूब है तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन A प्लस B स्क्वायर है तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। A का कितना 1 तो 3 into 1 3% प्लस 2 into B 2 into 2 4% प्लस C का 3% एंड D का 4%। देखो वैसे तो मैं इसको ऐड करोगे पर मैं ऐसे कर सकता हूँ 4 into 2 3 into 2 यानी 4 2 8 3 2 6 8 and 6 14%। क्या किया समझ नहीं आया, अबे ऐड कर लो यार, 3 और 4 7 7 और 3 10 10 और 4 14, तो आंसर आ गया 14%। परसेंटेज एरर्स डायरेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। बताओ आया कि नहीं आया, फिर से देखो 5 सेकंड। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें लगता है कि वहां पे ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, 15 सेकंड में खत्म, एग्जाम से बाहर और MBBS पूरा। बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी, करना पड़ता है। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, मतलब कभी इजी क्वेश्चंस उठाया गया डायमेंशन से तो ये आएगा, बट अगर उनको मॉडरेट क्वेश्चन उठाना है तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस ही मॉडरेट है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, कोई क्वेश्चन तुम्हें बहुत टफ लगा क्या, बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चंस थे। प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल तुम्हारी भी ऐसे ही इंफरेंस में आ जाएगा, तुम भी रिफ्लेक्स से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो जैसे ये है डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2, ये भी नीट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, आई गेस 2016 2014 पता नहीं, बट नीट में आया हुआ है, ये पक्की बात है। तो ये क्यों पूछा है तुम्हें पता है, तुम हंसोगे अभी इसका सोल्यूशन देख के। मेरे भाई कई लोग होते हैं जिनको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आते हैं, और मैं कहता हूं अगर तुम्हें इनके डायमेंशंस आते हैं तो तुम इस क्वेश्चन की वजह से अपने पेपर का एक क्वेश्चन खराब करोगे। क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशंस अगर तुम्हें निकालना आता है, रटे हैं तो भी तुम्हें टाइम लगेगा, और अगर तुम्हें निकालना आता है तो तुम बहुत टाइम लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम इसमें मैग्नेटिज्म से म्यू नॉट निकालोगे, उसके बाद तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट निकालोगे, उनके डायमेंशंस रखोगे, पावर हाफ करोगे, तब कहीं जाके आंसर आएगा। और मैं कहता हूं छोड़ो ना, इतने 2 चैप्टर याद हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर भी तो याद होगा। कभी तो जीवन में कहीं पढ़ा होगा कि C स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सिंपल सी इक्वेशन है ये, बोलो मेरे भाई पढ़ा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -12, यानी सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन। और स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हो, तुम्हारे कुत्ते की हो, तुम्हारी हो, किसी और जानवर की हो, स्पीड हमेशा स्पीड रहेगी, विच विल बी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, LT-1 आंसर सेकेंड। बोलो भाई बोलो बोलो बोलो, क्या इससे आसान हो सकता है? नीट में पूछने लायक क्वेश्चन है ये, 3 सेकंड का क्वेश्चन। देखो स्पीड LT-1 3 सेकंड में खत्म, क्वेश्चन ही नहीं है, बट पूछा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि तुम लोगों को याद है डायमेंशन, और अगर तुम्हें डायमेंशन याद है तो तुम सॉल्व करोगे टाइम जाएगा, तुम खुश बहुत होगे कि आंसर मैंने सही निकाला, बट एग्जामिनर अगले क्वेश्चन में फंसाएगा, क्योंकि जो अगले आने वाले क्वेश्चन होंगे वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और क्योंकि तुमने इसी में 1.5 2-3 मिनट दे दिए तो तुम आगे वाले क्वेश्चन में टाइम कहां से लगाओगे जिसमें एक्चुअल टाइम की जरूरत है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में टाइम की जरूरत नहीं है उसमें टाइम मत लगाओ। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी है तो ये तुम जानते हो, अगर तुम ये बात नहीं जानते तुम वैसे भी 45 में 30 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इतनी बेसिक सी बात है कि नहीं। दिस इज जस्ट एन इक्वेशन ऑफ स्पीड। आओ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई कितना आसान है।
क्या द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय द इक्वेशन n is equal to a plus b upon lambda square. कॉचीज रिलेशन कहते हैं शायद इसको, शायद क्या मतलब कहते हैं यार, कॉचीज रिलेशन. ऑब्वियसली तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि अपने काम का उतना है भी नहीं इसके नाम. खैर नाम में क्या रखा है. सो n is equal to a plus b upon lambda square where a and b are constant. सही बात है. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b is, अब ये मत कहना कि b is a constant तो डायमेंशन नहीं होगा. एरर नहीं होता, डायमेंशंस होते हैं कांस्टेंट्स के. ठीक है. n देखो सर, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है तुमको. स्पीड इन मीडियम का, स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम का क्या होता है, रेशियो. और रेशियो जब लोगे तो आपस में कट जाएगा. तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. क्या है ये सर, डायमेंशनलेस है. क्यों, क्या होता है बेसिकली ये c अपॉन v होता है. n किसी भी उसका मीडियम का, c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन v यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो ये भी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी स्पीड ऑफ लाइट. क्या हो गए, दोनों कट जाएंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो a भी डायमेंशनलेस, और जो उसके साथ ऐड हो रहा है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए. ये रूल होता है डायमेंशंस का कि जिन चीजों के सेम डायमेंशंस हैं उन्हीं को आप इक्वेट करोगे और उन्हीं को आपस में ऐड करोगे. भाई दो एक जैसे लोग ही साथ रहेंगे ना. मतलब मैं इंसान हूं तो मैं इंसान के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. हाँ माना कुछ लोग कुत्तों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो इंसान है कि नहीं. अब ज्यादा कंफर्टेबल तुम अपने जैसों के साथ होने चाहिए. फिजिक्स तो यही कहती है. एंड फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर. फिजिक्स क्यों बनाई गई, नेचर में जो चीजें हो रही थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए. तो फिजिक्स जो कहता है वो हमेशा सही होती है, इसीलिए फिजिक्स बेस्ट सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री हैज एक्सेप्शंस. बायोलॉजी में हैव थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, वो बस है. केमिस्ट्री विल हैव एक्सपेक्शंस एंड थिंग्स जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. बट फिजिक्स इज द लॉ ऑफ नेचर एंड वॉट एवर हैपेंस इन नेचर यू कैन फील इट. फिजिक्स फील करी जा सकती है. सो n इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, a डायमेंशनलेस होगा, b अपॉन लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डायमेंशनलेस. यानी जीरो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तुम कहोगे ये जीरो हो जाएगा तो m की पावर जीरो, l की पावर जीरो, t की पावर जीरो, यानी कोई डायमेंशन नहीं आएगा बेसिकली. तो सर होगा क्या, आपको अगर इन दोनों को काटना है और इनके डायमेंशन जीरो होने चाहिए तो इन दोनों के डायमेंशन आपस में सेम कर दो. जैसे यहां पे किया था कि स्पीड कट गई थे डायमेंशंस, तो दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे. तो ये क्या है, लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा क्या है, वेव लेंथ. वेव लेंथ, फिर से वही बात आ गई. लेंथ कुत्ते की पूंछ की हो, घोड़े की नाक की हो, या फिर वेव लेंथ हो. वेव की लेंथ, वेव लेंथ, तो क्या होगा, लेंथ ही होगा. तो l और स्क्वायर, तो b का डायमेंशन आएगा l स्क्वायर. ये देखो l स्क्वायर, पर यहाँ t जीरो नहीं है ना, तो l माइनस टू नहीं, गलत है. l t माइनस टू ये भी नहीं, l स्क्वायर. बाकी सब जीरो होना चाहिए. ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है भाई, आओ देखो. क्या रेडियस ऑफ अ बॉल इज गिवन, द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसमें एरर नहीं होता. सो डेल्टा v अपॉन v विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर. क्यों, आर क्यूब है. अब परसेंटेज एरर पूछा है सर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर क्या है, 0.2 अपॉन 5.2 इंटू 100%. आ गया. अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 से काटा 52, बचा क्या 26. बचा क्या 26. अब 26 को 100 से काट, 25 होता तो ये 4 कटता. 25 होता तो 4 कटता. 26 है तो 4 से कुछ कम आएगा, यानी 4 से कुछ कम आएगा. तो 4 3 12, वैल्यू 12 से कुछ कम आएगी. अब 12 से कम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 11. देखो 9 तो नहीं आएगी क्योंकि 3 से तो ज्यादा ही कटेगा ना. 26 3 78. अरे यार अब इतनी मैच भी नहीं आती क्या. 26 इंटू 3, 23 60, 6 3 18, 60 and 18 78. तो 26 इंटू 3 78, 4 3 12. तो 12 से कम होना चाहिए और 3 से तो ऊपर ही आती वैल्यू, तो 9 से ज्यादा होना चाहिए. तो 4 7 तो ऐसे ही बेकार, 9 से ज्यादा, 12 से कम. आंसर हो गया 11. और अप्रॉक्स पूछा है, प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो 11 12 के बीच में आएगा. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी बहुत आसान था. फिजिक्स पूरी आसान है. आओ देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन. लोग कहते हैं फिजिक्स एनसीईआरटी बहुत आसान, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर क्वेश्चन तो देख लो. विच कुड बी अ पॉसिबल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी. मेरे भाई कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, इंग्लिश पढ़ी जाती है. कुड बी.
क्या हो सकता है, ये नहीं पूछ रहा है क्या है, वो पूछ रहा है क्या हो सकता है। तो इसमें अपने बाकी चैप्टर्स का दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली डायमेंशंस पे बात होगी। देखो m स्क्वायर वी क्यूब, दिस इज नॉट काइनेटिक एनर्जी। आई मीन काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो तुमने m स्क्वायर वी क्यूब, ये तो काइनेटिक एनर्जी लगनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो बढ़िया वाला ही फॉर्मूला है। m इंटू ए, ये फोर्स होता है, ma इज फोर्स। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई, ये तो इक्वेशन ही गलत है, ये काइनेटिक एनर्जी एकदम सही है, पर दो ऐसी, ये फोर्स है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तुम दो ऐसी चीजों को ऐड कर रहे हो जिनके डायमेंशन ही सेम नहीं है, तो ये वाला गलत, ये फोर्स है, ये तो भगवान ही जाने क्या है। एंड दिस हैज एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर चाहे हाफ के साथ हो या 3/16 के साथ हो, इन दोनों के कैसे होंगे डायमेंशन, सेम होंगे। तो अगर ये एक पॉसिबिलिटी है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तुम कहोगे ये तो नहीं होता, होता तो ये है, बस मैं फिर कहूंगा कि क्वेश्चन पढ़ो, कुड बी, क्या हो सकता है। मान लो तुम्हें नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसका डायमेंशन निकालो यार, m इंटू वी स्क्वायर, व्हाट इज v, एल टी माइनस वन, स्क्वायर कर दो एल टू टी माइनस टू, व्हाट इज एम वी स्क्वायर, एल टी टू टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू। सो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, दोनों सेम है। अगर तुम्हें नहीं पता है एक्चुअल फॉर्मूला और तुम डायमेंशन की मदद से निकालोगे तो आंसर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर ए एंड बी गलत है सर, ए गलत है, ओनली बी हो सकता है, बी एंड डी सही है, ए कॉमा सी कॉमा ई ये तो गलत वाले हैं। ठीक है, तो बी और डी। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम ओनली बी आंसर लगाओगे, पर एक्चुअली में ये परफेक्ट आंसर बिल्कुल है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आंसर यही सही है, ये गलत है। बट वो खुद ही कह रहे हैं कि कुड भी बताओ, पॉसिबिलिटीज बताओ, हो सकती है कि नहीं, वो नहीं, क्या कुछ उम्मीद है तो इसी की उम्मीद है, बाकी तो किसी की कोई उम्मीद नहीं है। बोलो आया कि नहीं, आसान था। चलो अगले पे चलते हैं। देखो कह रहे एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन विल बी। अब देखिए सर कैसे करेंगे, फिर से वही लगाएंगे, सरफेस टेंशन या उस वाले चैप्टर की इक्वेशंस को यूज करेंगे। मैं यहां पे बैठ के एक एक लगाने वाला नहीं हूं, 1 मिनट के क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट करना कोई समझदारी का काम नहीं है। हाँ, तुम एंड में आ जाओ एग्जाम के और तुमसे नहीं लग पा रहा है, देन यू कैन श्योरली यूज, बट जबरदस्ती स्टार्टिंग से लगाना नॉट एडवाइसेबल। आइए देखिए, व्हाट इज सरफेस एनर्जी, इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो उसको मैं एरिया के टर्म्स में ही लिखूंगा, सो E इज इक्वल टू एस ए। अपने को क्या चाहिए, S चाहिए, तो हो जाएगा E अपॉन ए। अब देखो एनर्जी एक यूनिट थी तो उसको ऐसे ही रहने दो बिना छेड़छाड़ के। तुम्हें एरिया चाहिए वेलोसिटी और टाइम से, तो वेलोसिटी और टाइम से एरिया तो कैसे भी नहीं बनता, पर मैं बना के दिखाता हूं। वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, और तुम्हें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी दो लेंथ यानी एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर। तो इतना दिमाग तो लगा सकते हो कि तुम्हारे पास एल टी माइनस वन है और टी में तो खाली टी आएगा, तो जो एरिया का लेंथ आनी है वो इक्वेशन वी से ही बननी है, एल स्क्वायर की। तो उसके लिए सर आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा वी का, तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। तो ये बन गया एरिया, बना कि नहीं। तो आप लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। एरिया बन गया ना, एरिया स्क्वायर। तो वी स्क्वायर और टी स्क्वायर इधर जाके टी माइनस टू जाएगा, ऊपर होके टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर। तो एरिया को क्या लिख दोगे, सॉरी ये एरिया का स्क्वायर नहीं है, दिस इज एरिया, एल स्क्वायर एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर। सही किया क्या। तो एनर्जी अपॉन एरिया, व्हाट इज एनर्जी, कोई चेंज नहीं। एरिया को क्या लिखना है, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी माइनस टू टी माइनस टू, ई वी माइनस टू टी माइनस टू। इसमें कोई शक नहीं। ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा, थोड़ा सा ना, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बस फिजिक्स में थोड़ा कठिनाई आई चलेगी। देखो फिर से दिखाता हूं कैसे किया। मैंने बोला हमको पता है कि सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एनर्जी इज अ फंडामेंटल यूनिट और ये आपको निकालना है तो अपने को एरिया से खेलना है सर, और एरिया को लिखना है वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में। तो वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन और आपको चाहिए एरिया विच हैज टू बी एल स्क्वायर, और टाइम में तो टी है, एल का जो भी टर्म आ रहा है वो वेलोसिटी से ही आ सकता है। तो वेलोसिटी को ही आपको स्क्वायर करना पड़ेगा एल स्क्वायर के लिए, तो आपने वी स्क्वायर कर दिया।
अब जब वी स्क्वायर किया तुमने तो एल स्क्वायर के साथ एक फ्री का टर्म आ गया जो नहीं चाहिए था, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए t माइनस टू को हटाने के लिए तुम t प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया क्या एरिया, ये दोनों कट जाएंगे, एल स्क्वायर बचेगा। सो ई और एस निकालना है तो ये अपॉन जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यही हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत आसान है, इसमें भी 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहे हैं। सोचो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुमने पहले एनर्जी ली, फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद वेलोसिटी और टाइम में दिमाग लगाया, तब भी सवाल 45-50 सेकंड में हो रहा है और तुम कहते हो फिजिक्स कठिन है। तो ऐसा नहीं है, थोड़े से तरीके बदलने की जरूरत है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिट लेस क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें यूनिट नहीं है। सर एक क्वांटिटी होती है एंगल, ये डायमेंशन लेस है पर यूनिट लेस नहीं है, इसमें यूनिट है। यानी किसी क्वांटिटी में हो सकता है डायमेंशंस ना हो, वो एक रेशियो हो पर उसका यूनिट है, पर जिस चीज में यूनिट ही ना हो उसकी एग्जिस्टेंस डायमेंशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी जिसमें डायमेंशन नहीं है उसका यूनिट हो सकता है, ये एंगल उसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है, पर जिसका यूनिट नहीं है वो कांस्टेंट होता है, उसमें डायमेंशंस जनरली नहीं पाए जाते। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं बट उसमें डायमेंशन पाए ही नहीं जा सकते, वो क्वांटिटी नहीं है। तो अ यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, पहला आंसर सही है। आई गेस ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी उसका डायमेंशन नॉन जीरो नहीं होता, यानी उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं, पर ऑपोजिट ट्रू नहीं है, डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है। एंगल एंड सॉलिड एंगल एग्जांपल्स हैं इसके। चलो आगे बढ़े। ओह माय गॉड, ये तो देख के डर लग रहा होगा है, फिजिक्स तो है नहीं सर, ये मैथ्स है। क्या कोई कर पाएगा इसको? चलो एक काम करो, 10 सेकंड देखो, हो सकता है तुम कर पाओ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा नहीं? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा मैथ्स आती है तो ये क्वेश्चन कठिन है, टाइम टेकिंग है, पर तुम्हें कम मैथ्स आती है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन हमेशा टिपिकल देते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन सब छोड़ दो, तुम इधर आओ खाली। ये कह रहा है dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स, जो भी बवाल लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो साइन इनवर्स में मैंने बवाल क्यों बोला, क्योंकि साइन क्या होता है, थीटा होता है साइन में, और जो थीटा होता है उसमें डायमेंशंस वैसे ही नहीं होते, तो ये पूरा बवाल डायमेंशनलेस अपने आप हो गया। थीटा यानी एंगल एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस, तो यहाँ जो कुछ भी लिखा है ये अपने आप डायमेंशनलेस है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो x को मान लो, जैसे जनरली x लेंथ होती है तो हम यहाँ पे इसको लेंथ ही मान लेते हैं सर। आइए देखिए, बाकी तुम्हें जो मर्जी वो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास मान लो तब भी आंसर सेम आना है। 2ax और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और कोई भी चीजें अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो हम कह सकते हैं ax हैज सेम डायमेंशंस एज x स्क्वायर। तो एक x से एक x कट गया तो हम कहेंगे a एंड x हैव सेम डायमेंशंस, हैव सेम डायमेंशंस। और जनरली हम 1D मोशन में dx को लेंथ पढ़ते हैं तो हम उसको l मान लेते हैं। ठीक है सर, आओ देखो अब dx क्या है, चेंज इन लेंथ, स्मॉल चेंज इन। अबे लेंथ कितना भी स्मॉल हो, तुम मुझे छोटा करते जाओ करते करते तो चूहा बन जाऊंगा क्या, नहीं इंसान ही रहूंगा, छोटा इंसान हो जाऊंगा, तो l ही रहेगा डायमेंशन, भले कितना भी छोटा लेंथ हो। और अंडर रूट में क्या है सर, एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं, a और x है तो l और x भी l है, तो l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर है, तो इसको जब आप अंडर रूट से बाहर लाओगे, अंडर रूट से बाहर लाओगे तो ये l बचेगा, है कि नहीं? यानी ये कैसा मामला है, दिस इज डायमेंशनलेस। LHS डायमेंशनलेस है तो RHS भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये तो डायमेंशनलेस है ही है, पर a की पावर n देखो, a क्या है l, इस पे भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, यानी इसकी पावर 0 होनी चाहिए, तो n की पावर 0 आएगी। ठीक है, H.सी. वर्मा का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, तुम देखना बुक खोल के, इसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी हुई है, ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग डायमेंशंस अप्रोच, और वहीं से इसकी
ये इक्वेशन आई है, क्योंकि मैथ से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, एंड मैथ से जब आप सॉल्व करोगे तो लटक जाओगे, तुम तो नहीं, मतलब एक बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। तो डायमेंशनलेस है, और उससे हम लोगों ने निकाला कि यहां भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो l की पावर 0 होनी चाहिए, तो n शुड बी 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आइए अगला देखते हैं। ओके, सो ये भी एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में था, बट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, हम लोग इसको सॉल्व ही करना पड़ता है। दिस कांट बी, तुक्का नहीं मार सकते, या कोई तरीका नहीं है, तो हम सॉल्व करके ही देखते हैं, आप कर पाओगे। देखो, ये कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तुम पहले इसके डायमेंशन ही निकाल लो, क्योंकि डायमेंशन सेम रहेगा चाहे यूनिट तुम कितनी चेंज कर लो उसकी। तो न्यूटन क्या हो गया, फोर्स विच इज mlt-2, नहीं निकाल पाओ तो न्यूटन फोर्स होता है, और फोर्स की होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन लेंथ पर यूनिट टाइम, और अपॉन टाइम v बाई टी, तो ये हो गया v अपॉन टी, तो mlt-2। यार अब इससे आसान तरीका तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक, तो ये f हो गया, तो mlt-2 अपॉन m स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। m स्क्वायर को मास से मत काट देना, मीटर यानी लेंथ का स्क्वायर है, तो तुम्हारे पास जो आया वो आया ml-1t-2। ये हो गए तुम्हारे डायमेंशंस। ठीक है भाई, अब तुम कैसे लिख सकते हो, कैसे, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक बात यह है कि ये एसआई यूनिट है, जबकि ये तुम्हारी सीजीएस यूनिट है। तो हम लोग अगर इनके डायमेंशंस को देख के सॉल्व कर लेंगे तो सब हो जाएगा। देखो भाई, तुम्हें बस ml-1 और t-2 को रेट करना है। ऊपर क्या है, एसआई, नीचे क्या है, सीजीएस। इन दोनों के टर्म्स मैं बना के दिखाता हूं। ऊपर याद रखना एसआई यूनिट है m, तो m इन एसआई यूनिट अपॉन m इन सीजीएस यूनिट। ठीक, l की पावर -1, तो l इन एसआई, ऊपर एसआई है, और l इन सीजीएस, नीचे सीजीएस है, की पावर -1। और t, तो टाइम इन एसआई यूनिट अपॉन टाइम इन सीजीएस यूनिट, पावर -2। अब देखो कैसे करेंगे, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच का रिलेशन है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। एक की वैल्यू निकाल लो, उसकी तुम निकाल लेना। तो मास इन एसआई यूनिट कितना होता है भाई, 1 kg, और सीजीएस में ग्राम होता है, तो यहां लिख लो 1 ग्राम। बढ़िया है। लेंथ एसआई यूनिट में क्या होती है, मीटर, तो 1 मीटर। सीजीएस में क्या होती है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर, पर यहाँ आएगा -1। और टाइम तो भैया यहाँ भी 1 सेकेंड है, यहाँ भी 1 सेकेंड है, पावर कोई भी रहे, आंसर 1 ही आना है। ठीक, अब देखो इसको यहाँ पे ले आते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इसमें कोई दिक्कत है क्या, तो हम आ जाएगा यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1 डायन, सॉरी डायन नहीं यार, पर डाइन होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 ग्राम। तो इसको तुम 1000 ग्राम लिख सकते हो क्या, नीचे 1 ग्राम, इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसको तुम 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें आता है, पावर -1 है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कटा, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 2 था ये, पर -1 है, so 10 to the power -2, so is equal to 10। तो या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 19 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 10 के बराबर है, तो ये इंटू 10 हो जाएगा, 19 इंटू 10 to the power 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं ऑप्शंस ढूंढ रहा था जो है नहीं, तो आंसर होगा 19 इंटू 10 to the power 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तरीका थोड़ा लंबा लगता है, बट एक्चुअली में अगर आप इसके अलावा कोई तरीका लगाते हो तो उसमें गलती होने की गुंजाइश है। ये बेस्ट तरीका है, एंड मैं क्योंकि समझाया आप इसलिए टाइम लगा, बट अगर मुझे सॉल्व करना होता बिना समझाए बिना बोले तो इसमें भी 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो उम्मीद आप कर पाएंगे। आपको डायमेंशंस निकालने हैं, डायमेंशंस का काम ही यही है सर
कि आपको रिलेशंस बनाने एक दूसरे के बीच में, डायमेंशंस पढ़ाए ही क्यों जा रहे हैं? क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं, हो तो तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं, पर डायमेंशंस को इजाद क्यों किया गया दुनिया में? कि दो चीजों के बीच में बनाए जाएं रिलेशंस और हम लोग वैल्यूज चेंज वेंज कर सकें। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बेटी। अब देखो कह रहा हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल? व्हाट इज अर्ग? अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज 1 जूल? इट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो फिर से आओ सर, 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इज इक्वल टू, एनर्जी निकाल लो पहले, तो फिर से निकालना सिखाता हूं मैं तुम्हें। एनर्जी निकालनी है, कोई भी हो, सबसे आसान काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो मास उठाओ, v का स्क्वायर कर दो, L2 T - 2, ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन। तो कैसे करेंगे सर? m है तो m ऑफ SI, ऊपर SI है या नीचे CGS लिया है, तो m ऑफ SI अपॉन m ऑफ CGS इंटू लेंथ इन SI अपॉन लेंथ इन CGS का स्क्वायर इंटू टाइम इन SI अपॉन टाइम इन CGS पावर -2। मास SI में क्या होता है सर? 1 kg अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। तो 1 ही आएगा आंसर। 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ये 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम, आंसर 1000। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तो 100 आएगा, 100 की पावर 2 यानी 10 टू द पावर 4। तो आंसर आ गया 10 टू द पावर 7 एंड यू विल हैव 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो कल को तुम्हें निकालना 100 जूल बताओ तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू द पावर 9 अर्ग। 3 जूल बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। बताओ कोई दिक्कत हो तो, है कि नहीं? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। बहुत आसान, ऐसे ट्राई करोगे आगे तो आपको भी आने लगेगा। अब देखो ये कह रहा है कि डायमेंशंस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज L-1 पावर में है, लिखा सही है बस पावर नहीं लगी है। मे करस्पॉन्ड टू, क्या है ये? तो इसमें आपको चेक ही कर सकते हो सर, वर्क डन बाय अ फोर्स। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन बाय अ फोर्स इज एनर्जी स्टोर्ड। भाई वर्क और एनर्जी का सेम होता है नेट, ठीक है? एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क, एनर्जी इज स्टोर्ड वर्क। तो वर्क हो या एनर्जी, उनके डायमेंशंस होते हैं सेम। तो एनर्जी की डायमेंशन आएगी, जो ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। एनर्जी की डायमेंशन अभी अभी देखी, mL2 T - 2। तो ये तो हो गया सर गलत। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भैया? m इंटू वी, दैट इज mL T - 1 मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी नहीं है। प्रेशर देखिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया L स्क्वायर, तो हो गया -1। क्या है ये? mL - 1 T - 2। यस, प्रेशर कुड भी। एनर्जी डेंसिटी और देख लेते हैं सर, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये होगा एनर्जी mL स्क्वायर T - 2, mv स्क्वायर से निकाली है अपॉन वॉल्यूम, दैट इज L क्यूब। तो ऊपर जाके -3, तो ये -1, mL - 1 T - 2। तो ये दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं। ठीक है, HC वर्मा का मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, गलती से टाइप हो गया प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो मैं इसे करा ही देते हैं, 2 आंसर से क्या दिक्कत है? प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी आर द करेक्ट आंसर्स। नीट में आएगा तो एक ही सही होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा वो, और ये है थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जिससे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसलिए रखा गया है। कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड अपोजेस द मोशन विद द फोर्स F। The magnitude of F depends on coefficient of viscosity, जिसको आप नीटा बोलते हो, रेडियस R of sphere and speed V। देखो वैसे तुम समझदार हो और तुमने चैप्टर पढ़ रखा है, तो तुम्हें पता है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV होता है। तो नीटा की पावर 1, R की पावर 1, V की पावर 1। वहां पे वो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है, पावर्स पूछता है वो, है ना? पर मान लो तुम्हें नहीं आता, या कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं आता हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूं। देखो नीटा के लिए पहले तो ये लगाओ, F इज इक्वल टू नीटा A dV बाई dx। एक माइनस भी लगा होता है यहाँ पे क्योंकि अपोज करता है, ये विस्कस फोर्स है। तो यहाँ से नीटा निकाल लो। व्हाट इज फोर्स? mL T - 2 इज इक्वल टू नीटा इंटू A इज L स्क्वायर, dV इज LT - 1। भाई dV क्या है? वेलोसिटी चेंज, और ये क्या है? लेंथ में चेंज। तो LL कट गया, तो T की पावर -1 से ये T की पावर -1 हो गया, और L स्क्वायर से ये कटेगा, तो
एल की पावर भी -1 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेना। तो नीटा आ गया सर ml -1 t -1। ठीक है, r क्या है, रेडियस एक लेंथ है, और स्पीड क्या है, lt -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला गेस करना है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा की पावर x मान लो, और क्या था, रेडियस की पावर y मान लो, और वेलोसिटी की पावर z मान लो। तो फोर्स लिखो पहले। व्हाट इज फोर्स? इट इज ml t -2 मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये बराबर होगा नीटा की पावर x यानी m की पावर 1 l -1 t -1 की पावर x इंटू l की पावर y इंटू एल टी -1 की पावर z। आइए इक्वेट करते हैं। तो m की पावर तो मेरे भाई आ गई x, और कहीं m है नहीं, l देख लो, -x प्लस y प्लस z, l की पावर y l की पावर z। तो l के टर्म्स में ये आया। t देख लो सर, t की पावर आ गई -x, यहाँ तो t है ही नहीं, और यहाँ -z। अब देखो क्या होगा, m की पावर x, m की पावर 1, तो x की वैल्यू तो ऐसे ही 1 आ गई, सामने दिखाई पड़ गई। ठीक, अब देखो l है -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, और t को देखो वो कह रहा है -x माइनस z इज इक्वल टू -2। अब इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 वाला ही सरल होता है, उसमें x तुम्हें पता भी है। तो देखो कैसे करेंगे, इधर आ जाओ, -x को -1 लिख दो, x की वैल्यू 1 है, -z इज इक्वल टू -2, माइनस z इधर ले जाइए, -2 इधर ले आइए, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -z है, तो इधर जाके z हो जाएगा, ये 2 नहीं z है, तो z की वैल्यू 2 -1, सो z भी हो गया 1। सो x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रख दो वैल्यूज, x की वैल्यू रख दो, ये सॉल्व हो चुका है ना, इसको हटा देता हूँ। आइए, सो -1 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो -1 और +1 कट गया, y इज इक्वल टू 1, तो x भी 1, y भी 1, z भी 1, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा x भी 1, y भी 1, z भी 1, तो नीटा rv, तो f इज इक्वल टू अ कांस्टेंट k टाइम्स नीटा rv, ये होगा फोर्स का फॉर्मूला। और एक्चुअली क्या होती है k की वैल्यू 6 पाई, तो f इज इक्वल टू 6 पाई नीटा rv। यही डायमेंशंस बताता है, और यही डायमेंशन की कमी होती है कि आप रिलेशन बना सकते हो बट आप कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और ऐसे ही और बढ़िया क्वेश्चंस और अच्छी चीजें लेके आते रहेंगे। एक शेड्यूल हम यूट्यूब पर और अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और ट्राई करिए आप ये सारे क्वेश्चंस और आसान तरीके से कर पाए तो बेस्ट रहेगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले चैप्टर मोशन इन 1 डायमेंशन के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू। पढ़ते रहिए, फिजिक्स बहुत आसान है।